गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपना लेसन लेके चल रहे थे द यूरोप सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन में अब तक हमने जाना था कि पर्टिकुलर उस समय के दौरान किस तरीके से क्रांति हुई और साथ ही होने वाले बदलावों के साथ किस तरीके से रशिया में क्रांति का यह कारक बना। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना था। साथ ही इन चीज़ों को समझते हुए हम आए थे और इन चीज़ों को जानते हुए हमने उस समय के दौरान के प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती तौर पर हमने अक्टूबर रिवॉल्यूशन को जाना, जो रशिया की सबसे बड़ी नींव के रूप में देखने को मिलता है और रशिया की इस नींव के कारण होने वाली वहाँ की सिविल वार के बारे में जाना। इसी के साथ हमने इस चैप्टर में अब तक जाना था वहाँ की सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में कि किस तरीके से आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन कितने बड़े चेंज आए, किस तरीके से वो वहाँ पर औद्योगिकरण हुआ, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाने लगा, किस तरीके से 5 ईयर के प्लान या फिर 5 ईयर प्लान के रूप में चीज़ें बदलने लगी। ये सभी चीज़ें उसके साथ हमने जानी थी और साथ ही स्टालिनवाद के एक व्यू को हम लेकर चल रहे थे अपने लास्ट वीडियो में। इसके पहले पॉइंट पर बात कर रहे थे हम कि किस तरीके से उस वक्त ऑफिशियल व्यू ऑफ द अपोजिशन ऑफ द कलेक्टिवेशन एंड गवर्नमेंट रेस्पॉन्स के रूप में रिपोर्ट जारी हुई थी उस समय के दौरान। आइए जानते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द फरवरी ऑफ दिस ईयर, इसी साल की दूसरी हाफ में फरवरी में, इन वेरियस रीजन ऑफ द यूक्रेन मास insurrection of the peasantry have taken place। यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से में इस तरह की peasantry देखने को मिल रही थी। Cause of the distortion of the party line by a section of the lower rank of the party and the Soviet apparatus in the cause of the introduction of the collectivization and preparatory work for the स्प्रिंग हार्वेस्ट। इसके अलावा हम देखते हैं उस समय के विभिन्न प्रकार के बदलाव आए थे, जिसमें पार्टी लाइन द्वारा कुछ सेक्शंस बनाए गए थे, कुछ लोअर रैंकों को बनाया गया था जो पार्टी और सोवियत अपार्टाइड्स के अंतर्गत दिखाती थी कि पर्टिकुलर किस तरीके से चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कलेक्टिवेशन में और किस तरीके से प्रिपरेटरी रूप से इन वर्क को स्प्रिंग में रखते हुए हार्वेस्ट किया जा सकता है। Within a short time, large-scale activities from the above-mentioned region carried over into neighboring area। साथ ही साथ उस समय के दौरान कुछ ही समय में एक बड़े स्केल पर ये एक्टिविटी होने लगी थी जो उस रीजन के बारे में कैरी आउट करते हुए नेबरिंग एरियाज के बारे में बताती थी कि किस तरीके से उन्हें एसेसिव रूप से इंश्योर किया जा सकता है और उन्हें लेते हुए किस तरीके से बॉर्डर के आसपास उन चीज़ों को रखा जा सकता है। साथ ही ग्रेटर पार्ट इसमें पेशेंट के इंश्योरेशन का था, जिसमें हम लिंक करते हैं उन आउटराइट्स डिमांडों को जो रिटर्न के रूप में कलेक्टिव स्टॉक ऑफ ग्रेन, लाइव स्टॉक और टोल्स का कारण बनी। साथ ही हम जानते हैं 1 फरवरी के आसपास 15 मार्च तक लगभग 25,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, 656 लोगों को उनके स्थान से हटा दिया गया। इसके अलावा 3,673 लोगों को जेल में डाल दिया गया। लेबर कैंप से 5,580 लोगों को एक्साइल कर लिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, वहाँ से भगा दिया गया। यह रिपोर्ट केएम कार्लसन द्वारा बनाई गई है, जो प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर रहे थे उस समय के दौरान यूक्रेन के, जिन्होंने सेंट्रल कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी में भाग भी लिया था। 19 मार्च 1930 के आसपास की यह रिपोर्ट है जो इस समय के बारे में बताती है। इसी के साथ हमने देखा कि पर्टिकुलर उस समय के दौरान इन मजदूरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था। मैनी विद इन द पार्टी क्राइसिस ऑफ द कॉन्फ्लिक्शन इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अंडर द प्लान इकोनॉमी एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कलेक्टिवेशन। साथ ही हम देखते हैं कि बहुत सारी पार्टियों को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, उनकी आलोचना की जा रही थी। इस कॉन्फ्लिक्शन के अंतर्गत इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को
एक प्लान इकोनॉमी के अंतर्गत रखते हुए चीज़ों को कॉन्सिक्वेंस में लाते हुए कलेक्टिवेशन में लाया जा रहा था, मतलब कि सभी को सम्मिलित रूप से समृद्ध रूप से लेकर चलने की बात कर रहे थे। स्टेलिनवाद के अंतर्गत हम एक सिंपैथेटिक टर्म को देखते हैं जो चार्ज करती है और क्रिटिसाइज करती है चीज़ों को और कॉन्स्पिरेसी के रूप में अगेंस्ट रहती है इस सोशलिज्म के। साथ ही हम देखते हैं एविक्शन के रूप में कि किस तरीके से ये इन चीज़ों का निर्माण करती है, किस तरीके से थ्रू आउट लेते हुए इन्हें चलती है कंट्री साइड में, और किस तरीके से 1939 के आसपास लगभग 20 लाख लोगों को प्रिजन बना दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है लेबर कैंप से। मोस्ट ऑफ द वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम, इनका कोई भी क्राइम नहीं था, बहुत ज़्यादा लोग इनमें से इनोसेंट थे, बट नो वन स्पोक फॉर देम, लेकिन किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहने दिया जाता। ए लार्ज नंबर ऑफ द फोर्स टू मार्क फॉल्स कॉन्सिफिकेशन अंडर द टॉलरर एंड वर एग्जीक्यूटेड, और यहाँ देखने को मिलता है कि किस तरीके से ये इन चीज़ों को टॉलरेट करते हुए एग्जीक्यूटेड करते हैं, और सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशन, और इनमें से काफ़ी लोग तो टैलेंटेड प्रोफेशन से भी जुड़े हुए हैं। सोच के रूप में हम एक रिटन लेटर को देखते हैं जो पीसेंट्स द्वारा लिखा गया है, और कलेक्टिव फॉर्म को लेकर वह कुछ चीज़ों को दिखाना चाहता है टू द न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखा गया है। ये पीसेंट्स द्वारा है। आई एम ए नेचुरल वर्किंग पीसेंट्स बोर्न इन 1879, मैं एक साधारण काम करने वाला किसान हूँ। 1849 में मेरा जन्म हुआ। हमारी 6 मेंबरों की फैमिली है, जिसमें मेरी वाइफ का जन्म 1881 में, मेरा एक बच्चा है 16 साल का, 2 बेटियां हैं 19 साल की और साथ ही 17 साल छोटी है। इसके अलावा ऑल 3 गो टू स्कूल, ये तीनों स्कूल जाते हैं। माई सिस्टर इज 71, मेरी एक बहन है जो 71 साल की है, मेरे साथ ही रहती है। और इसके अलावा 1932 में मुझे हैवी टैक्स देने पड़ते हैं जो मेरे ऊपर डाले गए हैं, जो मेरे द्वारा फाउंड किए जाना अब इम्पॉसिबल प्रतीत होते हैं। 1935 के आसपास लोकल अथॉरिटी द्वारा इन टैक्सों को और भी बढ़ा दिया जाता है मेरे ऊपर, जिसके कारण मुझे ये हैंडल करना, मेरी प्रॉपर्टी पर मुझे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मेरा घोड़ा, मेरा गाय, मेरे बछड़े, मेरी भेड़ और मेरे मेमने, ये सभी अब धीरे धीरे इन चीज़ों में गिरवी होते जा रहे हैं। साथ ही ऑल माई इम्प्लीमेंट फर्नीचर्स वगैरह भी अब ख़त्म होता जा रहा है। रिपेयर ऑफ बिल्डिंग्स एंड दे सोल्ड द लॉट फॉर द टैक्सेज, ये सारी चीज़ें अब मुझे रिपेयर करनी पड़ रही हैं और टैक्सेज भरने के लिए इन्हें बेचना पड़ रहा है। इन 1936 दे सोल्ड 2 ऑफ माई बिल्डिंग्स, मैं अपने बिल्डिंग के 2 हिस्से बेच चुका हूँ 1936 तक। इसके अलावा 1937 के आसपास मुझे 2 हटों में रहना पड़ रहा है अब अपने ज़मीनों को बेचते हुए। तो इस तरीके से यह पर्टिकुलर उस समय की समस्या को दिखा रहा है कि किस तरीके से उन लोगों को उनके स्थान से हटाया जा रहा है, उनका अब उन स्थान पर किसी भी तरह का रोल नहीं रहा है। साथ ही अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को जानने की कोशिश करते हैं, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर, कि किस तरीके से उस समय के दौरान ग्लोबल रूप से इन्फ्लुएंस हुआ रशियन रिवॉल्यूशन में और यूएसएसआर ने इसमें क्या भूमिका निभाई। इन चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे अपने इस टॉपिक में। एक्साइल सोसाइटी पार्टीज इन द यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द वे ऑफ द बोल्शेविक टुक पावर। हम देखते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी के रूप में यूरोप में कोई भी अप्रूव नहीं करता था बोल्शेविक की इस पावर को, एंड केप्ट इट, नहीं बनाए रखना चाहता था। However, the possibility of the workers state fire pupil imagination across the world, कहीं ना कहीं यह उन लोगों की पॉसिबिलिटीज को दिखाता है कि किस तरीके से ये फायर पीपल अपनी इमेजिनेशन में एक्सेस करते हैं विश्व से अलग होते हुए या क्रॉस करते हुए उसे। इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर्क फ्रॉम, बहुत सारी कंट्रियों में कम्युनिस्ट पार्टियों का निर्माण हो रहा था, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, जैसा कि एक एग्जाम्पल ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में हम देखते हैं, और इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल हम चाइना के रूप में देखते हैं। द बोल्शेविक एनकरेज द कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट, साथ ही बोल्शेविक के रूप में हम एनकरेज करते हुए
क्लोनिकल प्यूपिलों को देखते हैं जो फॉलो करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। मैनी ऑफ द नॉन रशियन फ्रॉम द आउटसाइड द यूएसएसआर पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द यूनियन ऑफ द प्रो बोलिस्विक सोसाइटी पार्टीज। इसके अलावा हम उनमें देखते हैं कि बहुत सारे लोग नॉन रशियन है जो आउटसाइडेड हैं, इन्हें यूएसएसआर पार्टिसिपेट के रूप में देखा जाता है, जो कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं ईस्ट के प्यूपिलों के रूप में। 1920 के आसपास बोलिस्विक फाउंड करता है इन्हें कमेंटाइन के रूप में, जिसे एक तरीके से हम एक इंटरनेशनल यूनियन कह सकते हैं प्रो बोलिस्विक सोशलिस्ट पार्टी की। सम रिसीव एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। इसके अलावा कुछ लोग रिसीव करते हैं उस एजुकेशन को जो यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाती है वर्कर ऑफ ईस्ट के लिए। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म इन ग्लोबल फेस एंड द वर्ल्ड स्ट्रक्चर। और इस तरीके से पूरे तरीके से सेकेंड विश्व वार के खत्म होने के बाद यूएसएसआर एक प्रकार की सोशलिज्म रूपरेखा दिखाता है या फिर एक ग्लोबल फेस लेकर आता है सोशलिज्म का, जो पूरे वर्ल्ड का स्ट्रक्चर बनकर खड़ा होता है। Yet by the 1950s, it is the acknowledged with the country that the style of the government in the USSR was not in keeping with the ideal of the Russian Revolution। 1950 के आसपास हम एक्नॉलेज करते हैं कंट्री में कि किस तरीके से इस स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत हम यूएसएसआर को लेकर चलते हैं और किस तरीके से यह नहीं रखना चाहता उन आइडियल्स को जो रशियन रिवोल्यूशन से रिलेट करते हैं या उनके हैं। In the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in the Soviet Union। साथ ही साथ हम उस वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट को भी देखते हैं जो सोवियत यूनियन द्वारा रिकॉग्नाइज करते हुए बहुत अच्छी तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। ए बैकवर्ड कंट्री हैज़ बिकम ए ग्रेट पावर। एक बैकवर्ड कंट्री धीरे धीरे एक ग्रेट पावर बनती जा रही है। इट इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप एंड पुअर वर बीइंग फील्ड। अब उसकी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है और साथ ही उसके गरीब लोग भोजन प्राप्त करते जा रहे हैं। बट इट हैज डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें जो जरूरी स्वतंत्रता है वह उन सिटीजनों को नहीं मिल पा रही है। एंड कैरिड आउट इन द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थ्रू द रिप्रेसिव पॉलिसी। और कहीं ना कहीं यह एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट रिप्रेसिव पॉलिसी का ही उदाहरण है या फिर उसकी हुई वजह से है। बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी द इंटरनेशनल रिपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर एज ए सोशलिस्ट कंट्रीज हैज डिक्लेन्ड। और यही कारण है कि 20वीं शताब्दी के आसपास इंटरनेशनल रेपुटेशन यूएसएसआर की सोशलिस्ट कंट्री के रूप में धीरे धीरे घटती जा रही है, जिसके कारण ये रिकॉग्नाइज किया जाता है कि सोशलिस्ट आइडियल कहीं ना कहीं सही तरीके से रेस्पेक्टफुल्ली सभी लोगों द्वारा इंजॉयड नहीं किए जा रहे थे, जो अब किए जाने शुरू होंगे। बट द ईच कंट्रीज द आइडियल ऑफ द सोशलिज्म वर रिथॉट इन ए वेराइटी ऑफ द डिफरेंट वे। लेकिन कहीं ना कहीं हम उन सभी कंट्रियों को देखते हैं जिनको लेकर सोशलिज्म का या सामाजिकरण का यह विचार अलग अलग प्रकार से हो सकता है। आइए जानते हैं कि व्हाट अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। राइटिंग क्या मिलती है रशियन रिवॉल्यूशन को लेकर इंडिया में। अमंग द रशियन रिवॉल्यूशन इंस्पायर बाय मैनी इंडियन। रशियन रिवॉल्यूशनर के अंतर्गत बहुत भारतीय उससे प्रभावित हुए, जिसमें हम अटेंडेंस करते हैं कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 1920 के आसपास कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जब भारत में इसका निर्माण हुआ। इट मेंबर कीप द टच विद द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी। ये कहीं ना कहीं सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के टच में थे। इम्पोर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल एंड कल्चरल फिगर टुक एन इंटरेस्ट इन द सोवियत experiment and visited
डिफीटेड रशिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि यह किस तरीके से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर चल रही थी, किस तरीके से कल्चरल फिगर को लेकर चल रही थी, इस इंटरेस्ट को लेकर चल रही थी कि सोवियत एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत हम रशिया को देख पा रहे थे। जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर ने सोवियत सोशलिज्म के बारे में भी लिखा है। इसके अलावा इंडिया में बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में अपने एक्सप्रेशन दिए हैं सोवियत रशिया के बारे में। इसमें हिंदी के आर.एस. अवस्थी ने इसके बारे में 1920 से 1921 के दौरान लिखा है। साथ ही रशिया रिवॉल्यूशन के बारे में लेनिन ने हिज लाइफ एंड हिज थॉट के रूप में एक पुस्तक लिखी है। उसके बाद द रेड रिवॉल्यूशन के नाम से एस.डी. विद्यालंकर ने लिखा है। साथ ही द बर्थ ऑफ रशिया और द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया के नाम से चीज़ों को लिखा गया है इनके बारे में। देयर वॉज मच दैट वॉज रिटन इन बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल एंड तेलुगु। इसे अलग अलग लैंग्वेज में पब्लिश किया गया है, बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में, जो इंडो सोवियत जर्नल के रूप में प्रकाशित हुई है। ये फिगर 20 के रूप में देखने को मिल सकता है कि एक स्पेशल इशू के रूप में लेनिन द्वारा इंडो सोवियत जर्नल में या फिर भारतीय सोवियत अखबार के रूप में इसे पब्लिश किया गया था। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मोबिलाइज किया गया था कि सपोर्ट करते हुए यूएसएसआर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। साथ ही जानते हैं इंडियन अराइवल इन द सोवियत रशिया इन 1920। सोवियत रशिया में किस तरीके से इंडियन अराइवल करते हुए चलते हैं 1920 के आसपास। हम देखते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ आवर लिव्स वी वर सीइंग यूरोपियन मिक्सिंग freely and Asians on seeing the Russian mingling freely with the rest of the people of the country. We were conviction that we had come to the land of the real equality. इसके अलावा हम देखते हैं पर्टिकुलर उस समय के दौरान कि वह समय उनके जीवन के बारे में बताता है यूरोपियन के, और उनके मिक्स फ्रीली बिहेवियर के बारे में बताता है। साथ ही हम रशियन के बारे में समझ पाते हैं कि वे किस तरीके से फ्री रूप से, रेस्ट रूप से कंट्री में रहते थे, किस तरीके से कन्विक्ट करते थे। हम देखते हैं स्वतंत्रता के सही प्रकाश को और स्प्लिट को जो गरीबी के रूप में इम्पोज होती है और कंट्रियल रिवॉल्यूशन का कारण बनती है, और बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ते हुए सेटिस्फाइड रूप से चलते हैं। यह क्रांति किस तरीके से कॉन्फिडेंस रूप से, फियरलेस रूप से आगे बढ़ती है और साथ ही एक रियल ब्रदरहुड का निर्माण करती है लोगों के बीच में, ये भी देखते हैं। साथ ही यह पिछले 50 दशकों के आसपास विभिन्न कंट्रियों में किस तरीके से ली जाती है, ये भी समझने को मिलता है। No barriers of the caste or religion hindered them from the mixing freely with one another। कैसे एक धर्म, एक कास्ट दूसरे धर्मों और दूसरी कास्टों से जुड़ती है, कैसे प्रत्येक की सोल ट्रांसफॉर्म होती है और उन्हें समझने में हमें मदद मिलती है। साथ ही हम उनके बारे में सीखते हैं, उन वर्करों के बारे में, उन किसानों के बारे में, उन सोल्जरों के बारे में जो प्रोफेसर और लेक्चरर के रूप में हैं। इन सब चीज़ों का पता चलता है। इसी के साथ रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए 1930 के आसपास रशियन रिवॉल्यूशन या रशिया के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मकाओ अपीयर्स मच लेस क्लीन देन द अदर यूरोपियन कैपिटल। मकाओ ज़्यादा स्वच्छ नहीं है दूसरी यूरोपियन कैपिटल की तुलना में, लेकिन नाउ दोज हरिंग अलोंग द स्ट्रीट लुक स्मार्ट। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की जो स्ट्रीट हैं ये स्मार्ट दिखती हैं। होल पैलेस बिलोंग टू बी वर्कर्स, सभी जगह वर्करों से जुड़ी हुई हैं। हेयर द मैसेज हैव नॉट इन द लिस्ट बीन बट पुट इन द शेड ऑफ द जेंटलमैन। कहीं ना कहीं हम इस मैसेज को जेंटलमैन के शेड के रूप में देखते हैं। Those who lived in the background for age have come forward in the open today। जो आज हमारे सामने एक बैकग्राउंड से इस एज के रूप में आया है और जो हमें बताता है। मैं विचार करता हूँ कि ये जो किसान हैं, ये वर्कर हैं, ये मेरी भी कंट्री में हैं और सीम लाइक द वर्क, उन्हें भी इसी तरह के काम मिलते हैं जो ऐसे यहाँ पर मिलते हैं। ओनली डिकेड्स अगो दे वर एज इलिटरेट। अगर कुछ दशकों पहले की बात करें तो ये इलिटरेट थे, हेल्पलेस थे, हंगरी थे, लेकिन धीरे धीरे ये भी
चीज़ों को समझते जा रहे हैं। माई सेल्फ टू सी हाउ दे आर रिमूव द माउंटेन ऑफ द इग्नोरेंस एंड हेल्पलेसनेस एंड द फ्यू ईयर। मुझे लगता है कि कुछ ही समय में ये उन सभी चीज़ों को रिमूव कर देंगे जो माउंटेन के रूप में इग्नोरेंस और हेल्पलेसनेस के रूप में इनके सामने हैं। इस तरीके से हम अपने इस चैप्टर में रशियन रिवॉल्यूशन को समझ पाते हैं और समझ पाते हैं कि उन्होंने पर्टिकुलर उस समय के दौरान किस तरह के बदलाव लाए, किस तरह के इन बदलावों के कारण होने वाले चेंजों को हमने समझा और साथ ही जाना। इस चैप्टर को लेकर हम इसके बारे में पूरी तरीके से नोट्स बनाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे पर्सनल विंडो पर, ताकि इससे रिलेटेड आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और साथ ही आपका लास्ट लेसन जो नाजिज्म वाला लेकर चला जा रहा है वो विक्रम सर द्वारा लेकर चला जा रहा है। इसके बाद जो भी वीडियो आपकी 9th क्लास के लिए आएंगी वे विक्रम सर द्वारा नाजिज्म वाले लेसन को कंप्लीट करते हुए आएंगी, जिसके बाद हम अपने इन सभी चैप्टरों का रिवीजन लेते हुए चलेंगे। शायद आपकी तब तक ऑनलाइन क्लास की जगह ऑफलाइन क्लासेज शुरू हो जाएं, जिसमें हम इन सभी को अच्छी तरीके से रिव्यू लेते हुए इन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे और इनके बारे में आपसे कम्युनिकेट करते रहेंगे।